हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम हीमन और आज हम स्टार्ट करेंगे आपका CGDI यानी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। ये आपका जो DSC है इसे हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट्स में स्टार्ट कर चुकी हूँ। सम चैप्टर्स आर कंप्लीटेड एंड रेस्ट आर रिमेनिंग। देखिए ये बहुत ही ईजी सा देयर वुड बी अ वेरी ईजी सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पार्ट बिकॉज इट इज़ मोर ऑफ फॉर टेक्निकल। टेक्निकल इन द सेंस कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझने वाले हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स है। अब आर्टिकल्स आर रिटन इन लीगल लैंग्वेज, तो उसकी जो लीगैलिटी है वो मैं आपको समझा सकती हूँ, उसका बैकग्राउंड समझा सकती हूँ। बट अल्टीमेटली दीज आर्टिकल्स नीड टू बी मेमोराइज्ड बाय योरसेल्फ एंड along with it you have to memorize the facts in it। ठीक है, तो इट्स अ वेरी टेक्निकल, अ वेरी स्कोरिंग एंड अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट आई वुड से। ठीक है, it's a very easy subject also because you have been studying all of this from your childhood। आपने legislature, executive, judiciary, directive principle of state policy, fundamental rights, fundamental duties, you all have been studying all of this, ठीक है, from your childhood। So it is not something very difficult। एंड इफ़ यू हैव बीन अ ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड तो आपके लिए और ज़्यादा आसान होने वाला है। 11th क्लास की अगर आपने NCERT पढ़ी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली, तो आपके लिए समझ लीजिए आधा काम आसान हो जाएगा। आई वुड प्रेफर यू इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड इफ़ यू हैव एम्पल ऑफ टाइम, आई वुड प्रेफर यू कि आप एक बार जाइए और आपकी 11th क्लास की NCERT जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसको रिविजिट करिए। ठीक है, उसको पढ़ने के बाद जब आप ये पढ़ेंगे ना, आपको एक अलग ही जो है आनंद मिलेगा। मतलब देयर वुड बी अ प्लेजर यू विल गेट व्हेन यू स्टडी दिस। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड बी रिकमेंडिंग यू अ बुक अगर आपको रेफर करनी है अपार्ट फ्रॉम दिस सॉल्व मटेरियल, बिकॉज माई स्टूडेंट्स आर नॉट ओनली ऑफ सॉल्व बट दे आर ऑल्सो ऑफ रेगुलर स्टूडेंट्स। आई हैव NC web स्टूडेंट्स एंड ऑल अदर स्टूडेंट्स। सो आई वुड बी रिकमेंडिंग you that you can prefer Lakshmikant or DD Basu, any one of them। ठीक है, but then I would also be referring you that at this stage, particularly when you are preparing for your graduation, so you should not be referring to Lakshmikant extensively. You should be referring to it selectively. Some few things which are not covered here in detail in solve material need to be referred from those. Otherwise there is no need। ठीक है, and if you are preparing for any competitive exam and you are already you have made up your mind, then you can definitely go with Lakshmikant and you can simultaneously make the notes। ठीक है, ताकि आपके लिए बाद के लिए आसान हो जाए काम। ठीक है, सो यू कैन डू इट इन दैट मैनर। दैट वुड बी माई रिकमेंडेशन। लेस्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल दिस चैप्टर्स एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी easy। and because these are very easy, I'm not going to dwell up in the very basic concepts considering that you know the basics। ठीक है, आप मैं समझ चलूँगी that you are having a basic knowledge of class 12th student, at least a student which at least the knowledge which a student till class 12th should have। उतना नॉलेज मैं आपको समझ के चलूँगी कि है, एंड आई वुड बी कंसिडरिंग दैट एंड आई वुड बी टीचिंग अहेड ऑफ दैट। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सब्जेक्ट एंड मैं आपको ये भी बताते चलूँगी कि देखिए मेरा फोकस है ना किस पे रहेगा, फिलोसफी पे रहेगा। मेरा फोकस रहेगा इसके बैकग्राउंड पे, ये कह सकते हैं आप इसकी सोल पे इसका फोकस रहेगा। सोल मतलब सॉल मटेरियल की बात नहीं कर रही हूँ, सोल मीन्स इसकी आत्मा पे फोकस रहेगा। द थिंग इज दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट, इट इज़ अवेलेबल रेडीली अवेलेबल इन मार्केट एंड इट इज़ रेडीली अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ various books which has been written on it, and it is very easy to understand from those books। ठीक है, but the idea is that कि you need to understand कि why this constitution has been framed। ठीक है, and what are the consequences which has been imagined while framing this constitution। moreover आपको ये समझना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम क्यों किया गया। ठीक है, और किस कॉन्टेक्स्ट में फ्रेम किया गया। ठीक है, ये आपको बोलते हैं ना उसकी आत्मा को समझना है। otherwise it is just it is just a list of articles which has been provided in the constitution। it is just like a rule book। ठीक है, it is nothing more than that। if you do not consider its philosophy or if you do not pay heed to its philosophy, it is just a rule book, nothing else। so what you want to do is that कि आपको उसकी philosophy को समझना है, ना कि इसकी just merely studying the acts won't suffice। ये क्यों एक्ट इंक्लूड किया गया है, ये लॉ क्यों इंक्लूड किया गया है, इसकी पर्सनल रीजनिंग आपको खुद करनी है। आई वुड बी गिविंग यू द बेसिक्स बट देन अल्टीमेट रीजनिंग हैज़ टू बी डन बाय यू। ठीक है,
कंसिडरिंग द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट वॉज क्राफ्टेड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। मोर ओवर वट आई लाइक टू टेल यू इज कि प्राइमरीली इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ऐड करने का मकसद भी ये है कि आपको थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने को मिले। एंड इसलिए इसका जो सबसे पहला मैं आपको रिकमेंडेशन करूँगी वो ये है कि देयर इज़ अ सीरीज़ ऑन RSTV। आई रिकमेंडेड यू अर्लियर ऑल्सो इन पॉलिटिकल थ्योरी, a series which is available on YouTube for free। RSTV पे series available है, and that is the series which is the constitution, regarding constitution, making of the constitutions, संविधान making of the constitution। तो it is the series जो हिंदी इंग्लिश मतलब बायलिंगुअल लैंग्वेज में है, आप समझ पाएंगे आसानी से। एंड वो आप जाकर आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच दो सीरीज। रीज़न बीइंग कि अगर आपने उसे देख लिया ना तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन किस कॉन्टेक्स्ट में फ्रेम हो रहा था। इट इज़ 10 पार्ट्स है उसके, एंड इट इज़ वेरी इजी टू कंप्लीट। आप अगर रोज़ 1 घंटा दूसरा काम नहीं करते हुए, दूसरा काम नहीं करते हुए मीन्स कुछ फालतू नहीं देखते हुए उसे देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इट वुड टेक यू हार्डली 10 days टू फिनिश दैट अप। Anyways, so it is a very, I would recommend you to watch those series because it is a very I would say comprehensive and a very detailed, जिसमें आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डिबेट्स अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डिबेट्स बल्कि वॉल्यूम्स में रखे गए हैं, वो आप बल्कि वॉल्यूम्स नहीं पढ़ सकते, बट यू कैन वॉच दो सीरीज टू गेट एन आइडिया कि किस तरीके की मॉरल रीजनिंग उस टाइम पे होती थी बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। किसकी वॉइसेस सुनी जाती थी, किसकी वॉइसेस निग्लेक्ट कर दी जाती थी, वो भी आपको समझ में आएगा। सो आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच दोज थिंग्स। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अभी हम जब स्टार्ट करेंगे तो हमारा पहला यूनिट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ही स्टार्ट होने वाला है, और उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे, फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे, प्रीएम्पल को समझेंगे एंड फीचर्स को समझेंगे। तो दीज ऑल थिंग्स वी विल बी कवरिंग इन डिटेल। ठीक है, इन डिटेल हम समझेंगे, सिटीजनशिप को समझेंगे, फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज को समझेंगे। So I hope this structure of syllabus is very much clear to you, and it is very easy also. Again, I'm repeating. So let's get started with it without wasting any much time. बेसिकली अगर हम समझे तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नथिंग बट इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स यानी कि ये बताता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है पावर में जो आएगी वो किस तरीके से अपनी पावर का यूटिलाइजेशन करेगी। इट इज़ ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक गवर्नमेंट टायरेनिकल हो सकती है। देखिए हमने आपको, इसलिए मैं कहती हूँ जैसे पॉलिटिकल थ्योरी अगर आपने पढ़ी है थोड़ा सा आप रिलेट कर पाएंगे। गवर्नमेंट मस्ट नॉट टर्न टायरेंट। ठीक है, तो देयर इज अ लिबर्टी, जैसे कि हमने देखा था ना लिबर्टी एंड अथॉरिटी के बारे में डिस्कस किया था। तो गवर्नमेंट की अथॉरिटी अगर अनचेक रही तो वो टायरेंट बन जाएगी। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट विच प्रिस्क्राइब्स दैट हाउ गवर्नमेंट शुड बी रनिंग एंड हाउ गवर्नमेंट शुड फॉलो द प्रिंसिपल्स। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस का यही काम है कि गवर्नमेंट की जो पावर्स होती है इसे लिमिट करना। ठीक है, मोर ओवर जितने भी लॉज पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए उनका एक कॉन्टेक्स्ट रहा है। ठीक है, और वो किस पर्पज से ऐड किए गए वो भी जो है हमें समझना है, और वो हम कब समझ सकते हैं? थ्रू इंटरप्रिटेटिव मेथड। ठीक है, यानी हमें पॉलिटिकल फिलोसफी समझनी होगी उस कॉन्स्टिट्यूशन की कि क्या मॉरल वैल्यूज ऐसी है जिसके बेसिस पे ये लॉ जो है ऐड किया गया है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर ऐड की गई है तो उसका एक डेफिनेट रीज़न, एक डेफिनेट उसका मॉरल कॉन्टेक्स्ट रहा है जिसके बेसिस पे वो ऐड की गई है। ग्रैंडविल ऑस्टिन जो है एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा है, वो बताते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नर स्टोर ऑफ अ नेशन। उसे वो अपनी बुक में बताते हैं कि इट इज़ अ सोशल रिवॉल्यूशन। सोशल रिवॉल्यूशन इन द सेंस दैट कि जितने भी सोसाइटी अगर हम देखें इंडिया के बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में लाने से सोसाइटी ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाती। ठीक है, इट इज़ थ्रू द रिगरस एफर्ट्स ऑफ पीपल जो उसको फॉलो करते हैं जिससे सोसाइटी ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है, तो ग्रैंडविल ऑस्टिन को बताते हैं कि इट इज़ द डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन। इसे बताने के लिए एक मकसद ये भी है कि सोशल रिवॉल्यूशन बताने का मकसद ये है कि इससे पहले सोसाइटी में जितनी इनइक्वालिटीज़ थी, अनटचेबिलिटी हो गई या विडोरी मैरिज पे बैन था, या फिर कोई भी सोसाइटी में किसी भी तरीके की इनइक्वालिटीज़ जो एग्जिस्ट करती थी उसके बारे में देयर वाज नो डेफिनेट सॉर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, एटलीस्ट पॉलिटिकली कि वो बैन है, वो एबॉलिश्ड है। सो जब ये सब चीज़ें ऐड की गई ना तो इससे एक तरीके से कहते हैं लेजिटिमेसी मिली
कि अब ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है, लेकिन कुछ लोग फिर भी करते हैं, ठीक है। तो अभी भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये बताने की कोशिश की जा रही है कि लीगली अब इट इज़ नॉट अलाउड। सो इट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन, ठीक है, इन इंडिया। और ये हर अलग अलग लोगों के एम्बिशंस को लेकर जो है बनाया गया है। सिमिलरली ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन में बताया जाता है कि इट रिफ्लेक्ट्स एंड बी इन सर्विस ऑफ अ ग्लोबल कन्वर्सेशन ऑन लॉस एंड वैल्यूज। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये कहा जा रहा है, और इसे एक कॉस्मोपॉलिटन डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात की गई है। और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पार हैं, इसलिए इसको जो है डिक्लेयर किया गया। सिमिलरली जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन के अंदर जो वैल्यूज़ प्रिंसिपल है, उसी तरह की वैल्यूज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी जो है हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब अगर हम देखें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्रक्स क्या है, तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि इंडियन फिलोसफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्रक्स है वो आपको मिल जाएगा प्रीएम्बल में ही। बट कुछ लोग कहते हैं कि इतना बड़ा डॉक्यूमेंट का सिर्फ एक पेज से भी छोटा, एक पेज का प्रिसाइज हम प्रीएम्बल समझेंगे तो क्रक्स कैसे समझेगा, ठीक है। तो अगर हमें प्रीएम्बल अगर हम समझते हैं तो हमें उससे समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का आइडियोलॉजी जो थी द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैड, एंड हाउ दे यूज्ड पर्टिकुलर दैट सॉर्ट ऑफ मतलब उनके दिमाग में क्या तरीके की फिलॉसफी थी और किस तरीके से उन्होंने जो है उसे पेज पे उतारा। अगर हमें सिर्फ आइडियोलॉजी समझनी है तो आइडियोलॉजी हम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से भी समझ सकते हैं। नाउ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, एज फार एज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इज कंसर्न, सो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इज एक डॉक्यूमेंट था जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के सामने, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने पेश किया गया था बाय जवाहरलाल नेहरू। और आप उसे पढ़ सकते हैं डिटेल में एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को। और मैं इसके बारे में अभी आपको डिटेल में बताती हूँ। ये 13 दिसंबर को जो है 1946 में पेश किया गया था, फर्स्ट सेशन में पेश किया गया था बाय जवाहरलाल नेहरू, और इसको अडॉप्ट किया गया था बाय द असेंबली ऑन 22 अगस्त 1947। तो ये तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा का गैप है दोनों के बीच में जब ये प्रपोज किया गया और इसे अडॉप्ट किया गया। इसमें भी जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे अमेंडमेंट लाने की कोशिश की गई, इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज करने की, ऑल्टर करने की जो है कोशिश की गई। सो रिजोल्यूशन बेसिकली मेंशन अ वेरी क्लियर आइडिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हमें किस डायरेक्शन में मूव ऑन करना है। तो उसमें बहुत बेसिक आइडियाज़ थे, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडियाज़ नहीं थे। उसमें बताया जाता था कि हमें सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करना है जहाँ पर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है। इस तरीके से बेसिकली रिजोल्यूशन अपने आप में एक प्रियम्बल का बेसिस था, ठीक है। So, therefore, if you want to understand the ideology of the constitution, we must understand the objective resolution. So, the basic idea was already laid in the objective resolution, and जब हम उसको समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि basic structure क्या